दोस्तों, सोनम वांगचुक जी की पद यात्रा में हम लोग आए हैं। दिल्ली से खास सोनम जी के लिए चल के हम लोग चंडीगढ़ पहुँचे और अभी फ़िलहाल यात्रा शुरू हो गई है। आज कोशिश करेंगे कि इनकी यात्रा से जुड़ी हुई ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है एक ख़ास शख्स जो इस यात्रा के मेन सूत्रधार भी हैं। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा अपना थोड़ा सा परिचय दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मेहदी है और मैं एक लद्दाख का यूथ हूँ और इस यात्रा में जुड़ा हुआ हूँ और ले एपेक्स बॉडी का एक सदस्य भी हूँ। जी सर, सोनम जी ने जो ये यात्रा शुरू करी है लद्दाख को लेके, लद्दाख की मांगों को लेके, 6 शेड्यूल को लेके, तो मतलब सारी दुनिया जानती है, सबको पता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने एक जब चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में लिख के दिया था कि अगर बीजेपी जीतती है तो लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंतर्गत मान्यता दी जाएगी और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। पर उसके बाद क्या हुआ कि बीजेपी अपने इन तमाम वादों से मुकर गई है, जिसको लेके सोनम जी ने अनशन भी करा। 21 दिन वो अनशन पे रहे और लगभग 65 दिन वो आपका पूरा अनशन चला। अब पद यात्रा करनी पड़ रही है, तो इन सब चीज़ों को लेके लद्दाख के लोग कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? तो एक तो ये है कि ये घोषणा पत्र में ज़रूर लिखा था, मैनिफेस्टो में बीजेपी ने 6 शेड्यूल देने का वादा भी किया था, लेकिन बदकिस्मती से वो वादा पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोगों में एक तरह का क्या करें, दुखी सा एक विश्वासघात का एक भावना जो है वो जाग उठा। दूसरी बात, ये जो पूरा यात्रा जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि एक वादे के ख़िलाफ़ है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लद्दाख में जब से यूटी बनाया गया है ना, विदाउट लेजिस्लेशन, तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है और असेंबली विधानसभा नहीं है, तो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे जो है वो डिसीजन लेने के, लॉ मेकिंग लेने के उसमें नहीं है। तो लद्दाख की यही मांग है, ख़ासकर एपेक्स बॉडी की 4 मांगे हैं, उसमें से 2 मांगें बहुत ही कोर एजेंडा है, जिसमें से लद्दाख के लिए स्टेटहुड और दूसरा लद्दाख को संविधान के 6ठे अनुसूची में शामिल करने की बात। तो इन मांगों को लेकर एपेक्स बॉडी ने इससे पहले भी 5 साल से ये पूरा मूवमेंट चल रहा है, उसमें तरह तरह के प्रोटेस्ट भी किए, पीसफुल डिस्कशंस भी किए हैं और फिर सोनम जी एपेक्स बॉडी को सहायता देने के लिए, एपेक्स बॉडी को सपोर्ट करने के लिए आए और उन्होंने अनशन भी किया इन 4 मांगों को लेकर, ख़ासकर लद्दाख को 6ठे अनुसूची में शामिल करने को लेकर, क्योंकि लद्दाख जो है वो हम सबको मालूम है कि बॉर्डर वाला एरिया है, सेंसिटिव है और पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी लद्दाख का जो पर्यावरण बहुत ही सेंसिटिव है। वहाँ पे पानी की किल्लत इतना है कि हार्डली वहाँ के स्थानीय लोगों को वाटर अवेलेबल हो पाते हैं, है ना, और वाटर भी वहाँ पे जो वाटर की कंजम्पशन है, पानी जो है देश के बाकी जगहों के हिसाब से बहुत कम कंज्यूम होता है। मेरे हिसाब से 20 लीटर पर पर्सन होता होगा, जो कि हमारे दूसरे जगहों पर देश के लगभग 200 लीटर है। तो अगर स्थानीय लोगों को इस तरह से जमहूरियत में शामिल नहीं करते, उनको लॉ मेकिंग पावर नहीं देते, तो जो ब्यूरोक्रेट्स है वो आके वहाँ पे अपने कायदे कानून चलाते हैं, जो कि उस परिस्थिति के अनुकूल नहीं होता है ना, और लोगों की भागीदारी भी नहीं होती। और दूसरा हम ये बोल रहे हैं कि अगर उस एरिया में मास इंडस्ट्रियलाइजेशन की चीज़ें हुई तो न सिर्फ लद्दाख के पर्यावरण को बल्कि पूरे हिमालयन पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचाया जा सकता है। और दूसरा, क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ही अच्छी नहीं होगी अगर लद्दाख को संरक्षित नहीं रखा जाए। जी बोलो रोको। शेड्यूल क्या है और 6 शेड्यूल से लद्दाख के लोगों के ऊपर, उनके जनजीवन पे क्या असर पड़ेगा, इसकी जानकारी थोड़ा सा लोगों तक पहुँचे। जी, पहले तो 6 शेड्यूल जो है वो हमारे संविधान में एक प्रोविज़न है जो कि ट्राइबल्स लोगों के लिए बनाए, जनजातीय लोगों के लिए बनाया गया है, ताकि वो अपने एरियाज़ में, अपने इलाके में अच्छे से गवर्नेंस कर पाए, ठीक, अच्छे से कानूनें बना पाए जो उनके अनुकूल हो और उससे वो अपने कल्चर को, अपने इकोलॉजी को, अपने संस्कृति को वो प्रोटेक्ट कर पाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, 6 शेड्यूल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का प्रावधान है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का ये है कि
एक तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, दूसरा ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल बनेंगे, यानी कि फुल ऑटोनॉमी स्थानीय लोगों को मिलेगी एक। और इस काउंसिल में लगभग 30 सीट होंगे, जिसमें से 26 जो होगा वो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे होंगे और 4 जो होगा वो नॉमिनेटेड होगा, जिसको राज्यपाल चुनेगी। तो कहीं ना कहीं 6 शेड्यूल जो है वो लोकल लोगों को अपने एरिया को चलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा गवर्नेंस और ऑटोनॉमी के साथ एक काउंसिल्स बनेगी। तो एक तो ये है। दूसरा 6 शेड्यूल आप लद्दाख के लिए क्या फ़ायदे हैं, तो एक तो सबसे पहली बात तो है कि लद्दाख भी जो है वो 95% ट्राइबल्स है ना। कल्चर बहुत डिस्टिंक्ट है और पर्यावरण के दृष्टिकोण से लद्दाख जो है बहुत सेंसिटिव है। जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट है ना, वो लद्दाख में आपको तुरंत नज़र आएंगे। आप देखेंगे तो हर साल लद्दाख में बाढ़ आते हैं, फ्लैश फ्लड आते हैं और लद्दाख में पानी की बहुत कमी है। कुछ गाँव में ऐसा जहाँ पे पानी कमी होने की वजह से फ्लाइन हो रहा है, ठीक है। ये सारी समस्याएं हैं। तो इन सारे समस्याओं से जूझने के लिए लद्दाख के लोगों को एक तरह का 6 शेड्यूल जो है प्रोटेक्शन देगी। दूसरा, अपने राज्य को, अपने इलाके को किस तरह से चलाया जा सकता है उसके अनुकूल। तो मतलब कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं लोगों के चुने हुए नुमाइंदे ये डिसाइड करेंगे कि लद्दाख को कैसे चलाना है। और 6 शेड्यूल में जो है वो लेजिस्लेटिव पावर्स होंगे। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब है कि आप कानून बना सकते हैं उस एरिया में, है ना। तो लद्दाख के लिए ये है कि एक तो इसके पर्यावरण बचा रहेगा, वहाँ की संस्कृति बचा रहेगा। दूसरा, वहाँ की जो जनजाति है, ख़ासकर जो हमारे नोमैड्स है, जिनके लैंड जो है वो बाहर से सोलर पावर प्रोजेक्ट बनने में जा रहा है, उन सब पे रोक होगी। तो कहीं ना कहीं जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बहुत ही अच्छा होगा, प्रोटेक्ट रहेंगे। तो ये चीज़ें कुछ फायदे होंगे जी। कट कर लो। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब है कि आप कानून बना सकते हैं उस एरिया में, है ना। तो लद्दाख के लिए ये है कि एक तो इसके पर्यावरण बचा रहेगा, वहाँ की संस्कृति बचा रहेगा। दूसरा, वहाँ की जो जनजाति है, ख़ासकर जो हमारे नोमैड्स है, जिनके लैंड जो है वो बाहर से सोलर पावर प्रोजेक्ट बनने में जा रहा है, उन सब पे रोक होगी। तो कहीं ना कहीं जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बहुत ही अच्छा होगा, प्रोटेक्ट रहेंगे। तो ये चीज़ें कुछ फायदे होंगे जी। कट कर लो। क्लाइमेट चेंज के लिए लेटेस्ट रिसर्च ये बताता है कि अगर दुनिया के सारे लोग इको फ्रेंडली भी बन जाए, तब भी कार्बन जो इमिशन है वो रेट जो है वो 10% ही कम होगा, ठीक। तो 10% इतना बड़ा मतलब चेंज लाएगा भी नहीं क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में। फिर इसका इफेक्टिव सोल्यूशन क्या है? तो इफेक्टिव सोल्यूशन क्लाइमेट के केस में क्लाइमेट से लड़ने के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स की ज़रूरत है। और कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करना, कॉरपोरेट को प्रेशराइज़ करना, पॉलिसीज़ में बदलाव लाना। और इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी, जिस तरह की क्लाइमेट हम यात्रा कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, उसमें भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पे करें, ठीक। तब जाके कलेक्टिव इम्पैक्ट से गवर्नमेंट और कॉरपोरेट मजबूर हो जाएंगे कार्बन इमिशन का डाउन करने के लिए। तो मैं ये ही कहना चाहता हूँ कि क्लाइमेट का जो अप्रोच है वो होना चाहिए ये, जिससे ज़्यादा इफेक्टिवली कार्बन इमिशन कम होगा, वो गवर्नमेंट के थ्रू, पॉलिटिकल विल के थ्रू, कॉरपोरेट में चेंज करने से होगा, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और दूसरी बात, लोगों को भी इको फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि 10% ही होगा तो आप इको फ्रेंडली ना बने। इको फ्रेंडली बने ज़रूर और बनना भी चाहिए, लेकिन जो हमारा कंट्रीब्यूशन अगर क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ना है, तो क्लाइमेट चेंज के लिए क्लाइमेट मार्च करना, फास्ट करना, प्रोटेस्ट करना, उसमें जुड़कर उसको मास मूवमेंट बनाना, जिससे सरकार की नीतियाँ बदल जाए क्लाइमेट को लेकर, है ना, जिससे कॉरपोरेट्स पे प्रेशर आ जाए सस्टेनेबल कॉरपोरेट बनाने के लिए। तो ये मेरी थॉट्स है क्लाइमेट चेंज से लड़ने। देखो, सीधी सी बात ये है कि अगर हमारा पर्यावरण दूषित होगा, ये जहरीला होगा, तो इसको भुगतना आपको और हमें ही है। अगर ये क्लीन और नीट होगा, बिल्कुल साफ सुथरा होगा, तो जो लोग आज 40-50 की उम्र में जिनको मर रहे हैं, या 20-25 की उम्र में जिनको हार्ट अटैक आ रहे हैं ना, ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी और जीवन सुखद हो जाएगा जी। सिर्फ ये नहीं कि क्लाइमेट से हम इंसानों को नुकसान है, हर स्पीशीज़ को, बहुत सारे स्पीशीज़ क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सटिंक्ट भी हो गए, प्रजाति ही ख़त्म हो गए, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज से न सिर्फ ह्यूमंस को बल्कि पूरा प्लेनेट को नुकसान हो रहा, हर स्पीशीज़ को नुकसान हो रहा। तो हमें उन जानवरों के बारे में भी सोचना होगा,
डेमोक्रेसी में हम कहते हैं ना, लोगों की बात सुनी जाए। मैं कई बार ये भी सोचता हूँ कि डेमोक्रेसी की जगह बायोक्रेसी होना चाहिए। बायोक्रेसी का मतलब ऐसा सरकार जिसमें पेड़ पौधों की भी आवाज़ बने, बिल्कुल। माल मवेशियों की भी आवाज़ बने। तो ये मेरे थॉट्स हैं जी। इस चीज़ के लिए मैं आपको एक जानकारी और दे दूं। हमारे दिल्ली में पहले एक चिड़िया होया करती थी। उस चिड़िया की आवाज़ सुन के हम लोग उठा करते थे, और आज पता नहीं कितने ही सालों से हमने उन चिड़ियों की आवाज़ तो छोड़ो, हमने उनकी शक्ल तक नहीं देखी है। और हमारे आने वाली पीढ़ियों को तो शायद मुझे लगता है ये कौवे और कबूतर भी नहीं दिखेंगे। बिल्कुल, आने वाले समय में बहुत सारे जानवर जो हम देख रहे हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और न जाने कितने स्पीशीज कम समय में जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस तो है चेंज होना, लेकिन जिस गति से हुआ वो नेचुरल नहीं, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशंस के हुआ। तो हमें उस ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करना होगा, ताकि क्लाइमेट चेंज का जो परिवर्तन आ रहा उसको स्लो करना होगा जी। तो दोस्तों, लद्दाख से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें, तमाम मुद्दे हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और लद्दाख के और भी लोगों से मिलवाएंगे आपको, और सोनम जी से भी बातचीत करेंगे, और कोशिश करेंगे आप तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचे, ताकि लोग लद्दाख के लोगों के बारे में, वहाँ की परेशानियों के बारे में समझ सकें। और तमाम लोग अगर इकट्ठे होंगे और सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे तो बहुत जल्द लद्दाख की मांगों को माना जाएगा, और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा। और सोनम जी जो हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके, पैदल करके दिल्ली जा रहे हैं, शायद उनकी यात्रा भी सफल हो। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें सच की रफ्तार।